नमस्कार दोस्तों, कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए कुछ पल गुजारते हैं कहानी कमल के साथ, क्योंकि आप श्रोता हैं खास। आप सुन रहे हैं उषा कुशवाहा की लिखी आत्मकथात्मक उपन्यास वो एक महीना। पिछले भाग में आपने सुना कि मेरी बीमारी की खबर पाकर बेटी आ गई, पर मेरी अवस्था ऐसी थी कि मैं अपनी बच्ची को पहचान ही नहीं पाई। अब आगे आज का भाग यानी भाग 10। मैं कुछ बोल तो नहीं रही थी, पर बेटी ने बड़े जतन से झटपट मेरी पसंद की कुछ चीज़ें बनाई और प्यार से मुझे खिलाने बैठी। मैंने प्रयास भी किया, पर फिर वही मुंह में निवाला लेते उबकाई। पर बेटी तो बेटी है, स्त्री के हर रूप में विद्यमान है माँ। उसने रुक रुक कर मुझे थोड़ी हॉर्लिक्स पिलाई। उसे जब मेरे पैर के मोच के बारे में मालूम हुआ, सफ़र से थकी होने के बावजूद बिस्तर पर जाने से पहले 2-3 बार गर्म पानी से मेरे पाँव की सिकाई करने के बाद मूव लगाकर गर्म पट्टी किया। अपने पापा से मेरी दवा वगैरह की जानकारी लेकर अपने परिचित डॉक्टर से मेरे इलाज के लिए उचित सलाह लिया। अगले दिन क्या करना है के बारे में दोनों पापा बेटी जाने कितनी रात गए तक बातें करते रहे थे। अगली दोपहर बेटे को आ जाना था। अगली सुबह बेटी के कई बार आवाज़ देने के बाद मेरी नींद खुली। अब कैसी तबीयत है मम्मी? ठीक है, कहने के बाद ही मेरी आंखें फिर से बंद हो गई। उसने पास आकर मेरा सिर सहलाते हुए कहा, मम्मी समय तो देखो, इस वक्त तो तुम्हारा स्नान भी हो जाया करता था। क्या हो गया है तुम्हें? उस वक्त बेटी की आवाज़ के दर्द और चिंता को कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी। कुछ देर रुककर फिर उसने मुझे कई बार आवाज़ दी, तब मैंने आंखें खोली। कुछ देर यूं ही उसके चेहरे को निर्निमेष सी तकती रही, जैसे पहचान ही न पा रही हूँ। फिर उसके कहने पर बिस्तर से उठने का प्रयास करने लगी। बेटी ने बढ़कर सहारा देते हुए पूछा, वॉशरूम जाना है? मैंने हाँ का इशारा किया। उसने सहारा देकर वॉशरूम तक पहुंचाया। तभी दूध वाली आ गई और वह दूध लेने चली गई। मेरा जी जोरों से मिचला रहा था, सो कुछ देर तक उल्टी करने का प्रयास करती रही, पर हुआ नहीं। मैं शौच के लिए बैठना चाह रही थी, पर अचानक मुझे लगा मैंने झुकने की कोशिश की तो गिर जाऊंगी। मैं जल्दी से बाहर आ गई। उस वक्त दरवाजे के पास एक कुर्सी रखी रहती थी। मैं जल्दी से उस पर बैठ गई। तब तक बेटी भी दूध किचन में रख कर आ गई थी। कुर्सी पर बैठते ही मैं बेहोश हो गई थी। पर जैसा कि ओम जी ने बताया, पिछली बार और इस बार में फर्क था। इस बार मेरी आंखें बंद होने के बजाय ऊपर को चढ़ गई थी और चेहरा विकृत सा हो रहा था। बेटी भय से चिल्ला उठी, पर कुछ ही देर में मुंह पर पानी के छींटे मारने पर मैं होश में आ गई। बेटे के आने का वक्त हो चला था। समय दिन का था, वह आराम से घर पहुंच सकता था। सो पापा बेटी ने तय किया उसे बता दिया जाए कि वह स्टेशन पहुंचकर फ़ोन से पता कर ले कि हम घर पर हैं या हॉस्पिटल में। सुनकर पहले तो उसने भी घबराकर ठीक है कह फ़ोन काट दिया, पर दूसरे ही पल बेटे ने फ़ोन किया, पापा मेरी ट्रेन जमशेदपुर इंटर कर चुकी है, बहुत जल्द ही मैं घर पहुंच जाऊंगा। रास्ते से ऑक्सीमीटर भी लेता आऊँगा, फिर देखते हैं करना क्या है। यदि संभव हो तो मेरे आने तक रुक जाइए। वही हॉस्पिटल में एडमिट करने पर माँ का हाथ छूट जाने का भय।
देखता हूँ क्या करना है, ओम जी ने मायूस स्वर में कहा। हाँ हाँ, मम्मी की स्थिति के अनुसार ही काम कीजिए। वैसा हुआ तो मैं सीधे हॉस्पिटल ही पहुँच जाऊँगा। कुछ देर के बाद मेरी तबीयत थोड़ी संभल गई। मैंने स्नान करने की इच्छा जताई। एक दिन पहले भी मैं स्नान नहीं कर पाई थी। कुछ पल पहले की मेरी अवस्था को याद कर बेटी घबरा रही थी, पर ओम जी ने सलाह दी, वॉशरूम का दरवाज़ा पूरी तरह बंद किए बगैर शावर के नीचे स्टूल पर बैठाकर स्नान कराओ। मैं भी आसपास ही रहूँगा। इसी भय से मैंने कल भी तुम्हारी मम्मी को स्नान नहीं करने दिया था। गर्मी बहुत है, संभवतः उसके कारण चक्कर आ रहा हो। बेटी ने शर्त रखी, मम्मी 1 कप हॉर्लिक्स के साथ 2 बिस्किट लो, तभी स्नान कराऊंगी। बात माननी पड़ी। वैसे बिस्किट तो नहीं ही खा पाई। थोड़ी हॉर्लिक्स गले से नीचे उतर गई। स्नान के बाद मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। तब तक बेटा भी आ गया। फ्रेश होने के बाद उसने आकर पाँव छुए तो मैंने उसे आशीर्वाद भी दिया। जाहिर सी बात थी, मेरी तबीयत रात से बेहतर थी। ऑक्सीमीटर की रीडिंग भी ठीक तो नहीं, पर स्थिति खतरे से बाहर बता रही थी। मुझे सर्दी जुकाम नहीं था, बस बुखार 99 से 101 के बीच बना हुआ था, यानी हाई फीवर भी नहीं कह सकते। परेशानी बस इतनी थी कि कुछ भी खा नहीं पा रही थी, हर वक्त जी मिचलाता रहता। वैसे एक बार भी मुझे उल्टी हुई नहीं थी, बस मिचली से परेशान थी और नींद खूब आ रही थी। जो आम जानकारी के अनुसार कोरोना के लक्षण तो नहीं दिख रहे थे। हाँ, कमजोरी के लक्षण अवश्य थे। हॉस्पिटल की लापरवाही और लोभ से उपजी क्रूरता की खबर पढ़ने सुनने के कारण बच्चे डरे हुए थे। आगे की कहानी सुनाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उपन्यास का पूरा आनंद उठाने के लिए अब भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि उपन्यास का यह भाग आपको कैसा लग रहा है। अब आगे। और हॉस्पिटल में एडमिट करने से परहेज कर रहे थे। वैसे हमारे शहर के किसी भी हॉस्पिटल के बारे में लालचवश कुछ गलत करने की कोई खबर अब तक हमारे पढ़ने सुनने में आई तो नहीं थी, पर लापरवाही की बात आम थी और हम पहले देख सुन भी चुके थे। वैसे तनिक ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो इस कोरोना महामारी में हो रही लापरवाही का कारण कुछ हद तक हॉस्पिटल स्टाफ की मजबूरी भी है। कोई भी हॉस्पिटल, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट, उसने आम दिनों की ज़रूरत के हिसाब से डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी या और कोई स्टाफ को नौकरी पर बहाल कर रखा है। अब अचानक ही पेशेंट की संख्या 3-4 गुना बढ़ जाए और वह भी पिछले 1.5 वर्ष से में कुछ महीनों के लिए तनिक राहत के बाद स्थिति बद से बदतर ही होती जाए। ऊपर से हर पेशेंट की स्थिति ऐसी कि उसे अतिरिक्त केयर की आवश्यकता हो। ऐसे में काम का दबाव कितना बढ़ जाएगा। सरकारी हॉस्पिटल की तो बात और है, किंतु प्राइवेट हॉस्पिटल की कमाई इन दिनों कई गुना बढ़ी है। पर कितने हॉस्पिटल ने नए स्टाफ की बहाली की? अब ऐसे में और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। पहले बात और थी, हॉस्पिटल में एडमिट होने पर दवा इलाज हॉस्पिटल की होती और सेवा शुश्रूषा परिजन अपने पेशेंट के पास रहकर स्वयं भी किया करते। किसी के घर में यदि ऐसा कोई सदस्य उपलब्ध ना हो
तो इस काम के लिए आसानी से ऐसे लोग मिल भी जाते जो पैसे लेकर मरीज की देखभाल कर दिया करते। दोनों ही स्थिति में पेशेंट का केयर अच्छी तरह हो पाता, जिसका फायदा यह होता कि एक तो आंखों के सामने होने के कारण इलाज सही और पारदर्शी तरीके से हो पाता। दूसरा, जब परिवार के लोग आसपास हों तो किसी भी बीमारी से लड़ रहे पेशेंट के दिल में अकेलापन या निराशा का भाव उत्पन्न नहीं होता। इसका अनुकूल असर सेहत पर पड़ता है और लोग जल्दी ठीक होकर वापस घर आ जाते हैं। मौत का कहर बनकर आई इस कोरोना के कारण सब कुछ बदल गया। अब एक तो कोई हॉस्पिटल इस बात की इजाज़त ही नहीं देता कि पेशेंट के घर का कोई सदस्य देखभाल के लिए उसके पास रुक सकता है। दूसरी ओर इस महामारी का भय ऐसा है कि घर वाले भी हॉस्पिटल में रुकने से घबराते हैं। फिर पैसे लेकर भला यह काम कौन करे? अब ऐसे में यदि किसी कारणवश हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाए, चाहे उसे कोरोना ना होकर कोई दूसरी ही परेशानी क्यों ना हो, रहना उसे सिर्फ हॉस्पिटल स्टाफ के रहमो करम पर ही होगा। शेष अगले भाग में। इस भाग को पूरा सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।